Hello everyone, how are you? Jai Swaminarayan to all of you. Today we will discuss on evidence of evolution on my channel Biology by Siddharth sir. Audio Jungle. Audio First of all we discuss on natural selection. व्हाट इज द नेचुरल सिलेक्शन, इसके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं मिलर के बारे में, डार्विन के बारे में। नॉर्मली डार्विन, चार्ल्स डार्विन थे, उन्होंने एच एम एस बीगल नाम का जो शेल शिप था उसके अंदर पूरे वर्ल्ड का सफर किया, और उन्होंने ये सफर करके ये कंफर्म किया कि जो अभी लाइफ, मतलब कि अर्थ के ऊपर जो लाइफ है, बराबर, वो सारे ऑर्गेनिज्म, अभी के ऑर्गेनिज्म तो ठीक है, लेकिन वो आगे के ऑर्गेनिज्म के साथ भी अपना रिश्ता बनाए रखते हैं, मतलब कि उनके बीच में कुछ सिमिलरिटी है, बराबर। इनकी बात की, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि नॉर्मली कई स्पीसीज है जो यहाँ पे अभी वर्ल्ड के अंदर अर्थ के ऊपर है, लेकिन कई ऐसी स्पीसीज भी है जो अभी यहाँ से चली गई है और एक्सचेंज हुआ है, मतलब कि कोई कोई चली गई है, कोई कोई सामने, कोई कोई स्पीसीज नई प्रोड्यूस भी हुई है, बराबर। देन ये एक टाइप का थिंक है वर्ल्ड के ऊपर, और उसके अंदर इवोल्यूशन भी होता है, इस तरह से चेंजेस भी आता है, बराबर। देयर हैज बीन अ ग्रेजुअल इवोल्यूशन, मतलब कि इवोल्यूशन उनके अंदर नॉर्मली आता है, बराबर। इसके बारे में हम आगे बात करें, नेचुरल सिलेक्शन की हमने बात की, तो ये एग्जैक्टली नेचुरल सिलेक्शन है क्या, तो इसके बारे में बात करें। नॉर्मली कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो अर्थ के ऊपर अगर टिकना टिकना चाहे तो उसके अंदर कुछ बेटर होना चाहिए, कुछ ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए जिसके थ्रू नेचर उसे यहाँ पे अर्थ के ऊपर रहने के लिए, नेचर रखने के लिए मजबूर हो जाए, जैसे कि क्लाइमेट, या तो फूड, या तो फिजिकल फैक्टर्स, ऐसा कुछ ना कुछ होना चाहिए जिसके थ्रू, ऐसा कुछ फेवरेबल कंडीशंस, या तो हम बात करें कि फेवरेबल कैरेक्टर्स ऐसा होना चाहिए कि जिसके थ्रू वो यहाँ पे टिक पाए, बराबर। इसके बारे में हम बात करते हैं नॉर्मली ये फिटनेस के बारे में, कि नॉर्मली जो पॉपुलेशन है, बराबर, वो पॉपुलेशन अर्थ के ऊपर सर्वाइव किस तरह से कर पाएगी, तो उसके अंदर ऐसी कुछ स्पेशलिटी होगी जिसके थ्रू वो यहाँ पे टिक पाएगा, बराबर। यहाँ पे बात करते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस की, द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन। डार्विन इसके बारे में क्या कहता है, ये फिटनेस, वो बोल रहा है कि रिप्रोडक्शन इज द मेन फिटनेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ, मतलब कि अर्थ के ऊपर सर्वाइव करने के लिए मेन फिटनेस है रिप्रोडक्शन। किस तरह से, अगर समझो कि हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसकी रिप्रोडक्शन सिस्टम बहुत अच्छी है, तो वो रिप्रोडक्शन करता जाएगा, अपनी जनरेशन छोड़ता जाएगा, बराबर। लेकिन उसी के सामने देखे तो कोई ऐसी भी यहाँ पे अर्थ के ऊपर ऐसा भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कम रिप्रोडक्शन करता है, तो क्या होगा कि उसकी जनरेशन कम प्रोड्यूस होगी, तो धीरे 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 उसकी जनरेशन खत्म होती जाएगी, बराबर। ये थिंक डार्विन ने दिया, बराबर। इसके इस चीज को बोला जाता है, मतलब कि जो नेचर सिलेक्ट करता है कि कौन यहाँ पे रहेगा कौन नहीं रहेगा, उसे बोला जाता है नेचुरल सिलेक्शन। ओके, देन उसे डार्विन ने बोला इट्स अ नेचुरल सिलेक्शन। ओके, इसके बारे में कई बात अल्फ्रेड वालेस ने की, जिसे हम फादर वालेस भी बोलते हैं, बराबर। उसने बात की मलय आर्किपेलागो के ऊपर, बराबर। उसने क्या बताया कि जैसे जैसे टाइम पास होता है, बराबर, तो उस तरह से कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं, कोई ना कोई नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते रहते हैं, बराबर। और जो अभी जो जो प्रेजेंट है, मतलब कि अभी जो जो यहाँ पे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, उनका और पुराने उनके जो एंसेस्टर है उनके साथ कोई ना कोई रिश्ता है। और उन्होंने ये लास्ट में ये थिंग भी दिया कि जो अर्थ की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो बायोलॉजिकल हिस्ट्री के साथ सिमिलर है, बराबर। इसके बारे में हम समझते हैं कि ये नॉर्मली ये थिंग क्या है, कि नॉर्मली ये जो हमने पूरी बात की उसका कंक्लूजन क्या है, कि अभी के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो एंसेस्टर के साथ रिश्ता रखते हैं, बराबर।
तो वो चीज मतलब क्या समझा रही है, इवोल्यूशन, कि कुछ इवोल्यूशन हुआ है, कुछ चेंज हुआ है, इसलिए हमें लगता है लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंज हो गया, लेकिन वो इवोल्यूशन है, पुराने अपने एंसेस्टर के साथ वो रिश्ता रखता है। तो उसी के एविडेंस के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, व्हाट आर एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। इसके अंदर सबसे पहले समझते हैं प्लेओंटोलॉजिकल एविडेंस। प्लेओंटोलॉजिकल एविडेंस मींस क्या, कि फोसिल्स की स्टडी, बराबर, उसे बोला जाता है प्लेओंटोलॉजिकल एविडेंस। इसके बारे में बात करें, नॉर्मली क्या है कि जो फोसिल्स है वो हमें रॉक्स के अंदर से मिले, बराबर, अलग अलग एज के थे, और वो नॉर्मली सेडिमेंट के अंदर आए हुए थे। इसके बारे में हम नॉर्मली बात करें कि नॉर्मली इसके अंदर देखे तो क्या होता था कि टाइम टाइम जाने पर धीरे धीरे क्या होता था कि पर्टिकुलर कोई ना कोई सेडिमेंट्स है वो एक के ऊपर एक लेयर बनाते होते थे, बराबर। समझ लो कि एक एग्जांपल ले ले कि कोई एक एनिमल है, ए नाम का एनिमल है, वो कोई एक टाइम पे उसकी डेथ हुई है, उसके ऊपर कोई सेडिमेंट का एक लेयर आ गया, दूसरा लेयर आ गया, तो इसके हिसाब से जब ये उसका उस ए नाम के जो हम बात की कि एनिमल की या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो उसका फोसिल्स हमें जब मिलेगा तब हमें एग्जैक्टली हम ये सेडिमेंट की गिनती के हिसाब से हम गिनेंगे कि वो एग्जैक्टली कितने टाइम पहले का फोसिल्स है, बराबर। और इसे ही बोला जाता है प्लेओंटोलॉजिकल एविडेंस। इसके बारे में हम बात करें, नॉर्मली यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया है डायनासोर का, और ये डायनासोर की बात करें तो नॉर्मली वो हमें उसका भी फोसिल्स मिला था, और इसके हिसाब से ही हमने गिनती की कि ये इतने साल पहले डायनासोर्स हो गए, बराबर। तो इसके अलग अलग लेयर नॉर्मली वो चढ़ते जाते हैं, बराबर। वो उस चीज को एक तरह से हम देखें तो इट्स अ वन टाइप ऑफ अ जियोलॉजिकल पीरियड, टाइम टाइम के हिसाब से हम उसकी गिनती कर सकते हैं। ओके, इसके अंदर हम आगे नॉर्मली बात करें तो नॉर्मली इसके अंदर क्या है कि एक तरह से ये टाइम पीरियड है, कि नॉर्मली किसी के अंदर भी चेंजेस आता है तो इट्स अ वन टाइप ऑफ इवोल्यूशन। जैसे कि आपकी बुक के अंदर आप देखोगे तो वहां पे आपको एक फिगर दी होगी जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि नॉर्मली जो डायनासोर्स है, वो डायनासोर्स के अंदर से अभी के जो हम एनिमल्स गिने तो क्रोकोडाइल है या तो आर्कियोप्टेरिक्स है, ये बर्ड्स, और ये इनकी बात करें तो नॉर्मली हमें दिखेगा वहां पे कि ये एक तरह के डायनासोर जैसे ही स्केलेटन वाले एनिमल्स है, बराबर। तो इसके हिसाब से हम ऐसा कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ, इनके अंदर डायनासोर्स के अंदर कोई इवोल्यूशन हुआ होगा, और इस तरह से उनके अंदर वो नॉर्मली चेंजेस आए हुए होंगे, बराबर। तो इस तरह से हम उसे भी बता सकते हैं। और ये जो सारी हमने चीजों की बात की कि ये जो टाइम स्पान है, या तो हम बात करें कि ये पूरा जो टाइम के हिसाब से ये चेंजेस आता है, बराबर, और उसकी जो गिनती हम फोसिल्स के थ्रू कर सकते हैं, उसे को बोलता है हम बोलते हैं हम प्लेओंटोलॉजिकल एविडेंस। ओके, इनके अंदर नॉर्मली हम एक दूसरी बात भी बात करें कि नॉर्मली एम्ब्रियोनिक इवोल्यूशन की, तो नॉर्मली अंसर्ट हैकल की बात आती है वहां पे, कि अंसर्ट हैकल ने क्या किया था, कि अंसर्ट हैकल ने ऐसा बताया कि नॉर्मली वर्टिब्रेट्स के अंदर एम्ब्रियोनिक फेज के अंदर सबके अंदर सिचुएशन सेम होती है, लेकिन वही चीज एडल्ट के अंदर चेंज हो जाती है। उसका एक एग्जांपल उन्होंने उन्होंने ये दिया था कि सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर जो हम बात करें एम्ब्रियो की, तो एम्ब्रियो के टाइम पे हेड के पीछे की साइड वहां पे उनको नॉर्मली गिल्स होती है, बराबर। और वही चीज बॉर्न होने के बाद बाकी सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर से निकल जाती है, सिर्फ फीसिस के अंदर एडल्ट एज के अंदर भी वो रहती है, ऐसा अनसेट हैकल ने बताया था। लेकिन वही चीज को कार्ल अनसर्ट वन बायर ने गलत बता दिया, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी और एनिमल के एम्ब्रियो के अंदर जो सिचुएशन हो, वो सिचुएशन किसी दूसरे एनिमल की एडल्ट एज पे हो, बराबर। तो इसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं कि इट्स अ वन टाइप ऑफ एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, की ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, बराबर। हम आगे इसके अंदर बात करें नॉर्मली कि कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी एविडेंस की, नॉर्मली इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे उसको हम नॉर्मली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक है डाइवर्जेनेट इवोल्यूशन और दूसरा है कन्वर्जेनेट इवोल्यूशन इवोल्यूशन
बराबर। इनके अंदर नॉर्मली क्या है कि हम मॉर्फोलॉजी को और एनाटॉमी को, इन दोनों की सिमिलैरिटी और उनके डिफरेंसेस वो यहां पे हम देखेंगे। बराबर। जैसे कि इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं डाइवर्जेनेट इवोल्यूशन की। डाइवर्जेनेट इवोल्यूशन की बात करें तो नॉर्मली बैट्स की बात करें, व्हेल की बात करें, चीता की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो नॉर्मली उनके अंदर सिमिलैरिटी है, लेकिन किस चीज में? तो उनके अंदर नॉर्मली एनाटॉमी के अंदर सिमिलरिटी है। बराबर। लेकिन मॉर्फोलॉजी में वही चीज सिमिलर है या नहीं है? तो यही हम इसी के बारे में हम नॉर्मली बात करें, तो नॉर्मली हम यहाँ पे पहले बात करें तो उनकी एनाटॉमी सेम है। बराबर। नॉर्मली हम बात करें कि उनके अंदर सिमिलर कौन कौन सी चीज है, देन ह्यूमरस, रेडियस, उल्ना, कार्पेल्स, जिसके बारे में आप ये सारी चीजों के, या बात करें मेटा कार्पेल्स, तो ये सारी चीजें आप 11th के अंदर पढ़ के आए हो। ये सारी सारी चीजें ह्यूमन बॉडी के अंदर आई हुई है। तो इनके अंदर ये ऑर्गन्स के अंदर एनाटॉमी सिमिलर है, लेकिन वर्क डिफरेंस है। इसके बारे में बात करें तो नॉर्मली इस चीज को क्या बोला जाएगा कि जो सिमिलरिटी है उसे बोला जाएगा होमोलोगस। बराबर। इनके अंदर नॉर्मली यही चीज होमोलोगस ही बता रहा है कि इनके एंसेस्टर सेम हो गए। इसका एक एग्जांपल देखें तो नॉर्मली हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उनके अंदर हार्ट और ब्रेन, इट्स वन टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ होमोलोगस। बराबर। उसके साथ साथ बात करें बोगनवेलिया की और कुकरबीटा की, तो उनके अंदर क्या क्या सेम है? हम यहाँ पे लिखा है कि थ्रॉन ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकरबीटा, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बोगनवेलिया दिख रहा है। बोगनवेलिया के अंदर जो स्टेम है वो कन्वर्ट होता है थ्रॉन के अंदर, जिन वही कुकुरबिटा सेम चीज है, सारी की सारी स्टेम वगैरह, लेकिन कन्वर्ट होता है टेंड्रिल्स के अंदर। बराबर। तो इस तरह से एनाटॉमी सेम है, वर्क डिफरेंस होगा। बराबर। वहीं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखें हम मेन का, तो मेन के अंदर का एनाटॉमी देखो, चीते के अंदर का एनाटॉमी देखो, वेल के अंदर का एनाटॉमी देखो, बैट के अंदर का एनाटॉमी देखो, देन आपको ये दोनों और ये दोनों सिमिलर लगेंगे, लेकिन वर्क डिफरेंस है। जैसे कि मेन, तो इसका हैंड दिखाया हुआ है, हैंड से वर्क होता है, तो सामने चीता दौड़ता है। वही वेल नॉर्मली स्विमिंग के लिए यूज करती है, तो बैट नॉर्मली फ्लाई के लिए यूज करता है। तो इस तरह के इनके अंदर डिफरेंस है, जिसे बोला जाएगा होमोलोगस, लेकिन उसकी जो एवोल्यूशन है उसे बोला जाएगा डाइवर्जिनेट इवोल्यूशन। इसके अंदर नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्वर्जेनेट इवोल्यूशन। अब कन्वर्जेनेट इवोल्यूशन है क्या? तो नॉर्मली इनके अंदर वर्क सेम होगा, लेकिन उसी के सामने एनाटॉमी डिफरेंस होगी। बराबर। देन यहाँ पे हम नॉर्मली बात करें कि वर्क सेम मतलब क्या? मतलब फ्लाइंग का वर्क हो या तो स्विमिंग का वर्क हो, मतलब कि कोई भी इस तरह से वर्क फंक्शन सेम हो, लेकिन अगर उनके अंदर एनाटॉमी डिफरेंस है तो उसे बोला जाएगा एनालोगस। ओके। और उसी इवोल्यूशन को बोला जाएगा कन्वर्जेनेट इवोल्यूशन। बराबर। इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मली ऑक्टोपस और मेमल्स दोनों के अंदर आई वर्क सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर एनाटॉमी पूरा डिफरेंट है। बराबर। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखे तो पेंगुइन एंड डॉल्फिन का, जिनके अंदर फ्लिपर्स है। बराबर। तो वो वर्क सेम करते हैं स्विमिंग का, लेकिन उनकी एनाटॉमी डिफरेंस है। बराबर। और बात करें स्वीट पोटैटो की और उसके साथ हम नॉर्मल पोटैटो की, तो इनके अंदर हमें दिखता सेम है। बराबर। स्टोरेज ही दिखता है, फूड स्टोरेज ही दिखता है, लेकिन जो स्वीट पोटैटो है उनके अंदर क्या होता है? रूट का मॉडिफिकेशन होता है और स्टोरेज होता है। लेकिन पोटैटो के अंदर नॉर्मली क्या होता है? स्टेम का स्टेम के अंदर स्टोरेज होता है, मतलब कि स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, जिसके बारे में आप 11th में पढ़ के आए हो। बराबर। देन इस तरह से इसे बोला जाएगा एनालोगस कन्वर्जेनेट इवोल्यूशन। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं बायोकेमिकल एविडेंस की। तो नॉर्मली बायोकेमिकल एविडेंस क्या है कि नॉर्मली किसी के अंदर प्रोटीन्स है, जीन्स है, इनका परफॉर्मेंस सेम मिल रहा है। बराबर। तो ये सिमिलैरिटी के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि उनके एंसेस्टर सेम हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं हम एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन की। तो नॉर्मली अंसर्ट हैकल की इसके अंदर बात करते हैं कि अंसर्ट हैकल ने क्या बताया
कि नॉर्मली जो इवोल्यूशन होता है, बराबर, उनके अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, बराबर। जैसे कि उन्होंने वर्टिब्रेट्स के बारे में यही चीज बताई कि वर्टिब्रेट्स के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में कुछ प्रेजेंट है, तो वहीं सामने एडल्ट के अंदर वो एब्सेंट है। उसका एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि उसने बताया कि सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर और इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर भी एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है तब उनके अंदर वेस्टिजियल गिल्स वो दिखती है, बराबर, कहां पे, हेड के पीछे। देन वही चीज, वही फंक्शन एडल्ट एज पे सिर्फ और सिर्फ फिश के अंदर बचता है, बाकी सब के अंदर से वो निकल जाता है, बराबर। इस चीज को उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया, तो उसको कार्ल अंसर्ट वन बायर ने ऐसा बताया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हाउ इज इट पॉसिबल कि किसी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हो और वो किसी और के एडल्ट एज में हो लेकिन उसके एडल्ट एज में ना हो, बराबर। देन उन्होंने ऐसा बताया कि सिमिलैरिटी, या तो हम बात करें कि किसी भी एडल्ट एज के अंदर, एनिमल के अंदर वो चीज हो और वही चीज किसी और एनिमल के एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो, हाउ इज इट पॉसिबल। लेकिन इनका उन्होंने नॉर्मली हम बात करें कि उनको उसने अपोज किया था, लेकिन ये सिमिलैरिटी हो भी सकती है कहीं कहीं जगह पे, और कहीं कहीं जगह पे कार्ल वन बायर सही भी है, बराबर। इसके अंदर नॉर्मली हम आगे बात करें इवोल्यूशन बाय नेचर सिलेक्शन की, तो नॉर्मली यहाँ पे नेचर सिलेक्शन का एक बहुत मस्त एग्जांपल हमें यहाँ पे दिया है। जैसे कि 1815 के अंदर नॉर्मली इंग्लैंड के अंदर कोई एक जगह सिलेक्ट की गई, उस जगह के अंदर जो हम बात करें मॉथ्स की, तो वो मॉथ्स है वो हमें व्हाइट विंग्स वाले मॉथ्स सबसे ज्यादा दिख रहे थे। सामने बात करें डार्क विंग्स वाले से भी ज्यादा व्हाइट विंग्स वाले दिख रहे थे। लेकिन इन 1920 के अंदर वो एरिया इंडस्ट्रियलाइज हो गया। इंडस्ट्रियलाइज हो गया तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जगह पे धुआं वगैरह आने लगे, तो वो जगह धीरे धीरे डार्क होने लगी। वो जगह डार्कनेस होने लगी, तो उस टाइम पे उस जगह के अंदर जहां पे उस सिमिलर एरिया की हम बात करें, तो उस जगह पे पहले व्हाइट मॉस ज्यादा थे, तो उसी जगह पे डार्क मॉस ज्यादा दिखने लगे। हाउ इज इट पॉसिबल। देन देखो यहाँ पे ये मैंने दिखाया हुआ है फिगर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हम बात करें कि इंडस्ट्रियलाइज होने से पहले का पार्ट है। तो इसके अंदर जब पीछे बैकग्राउंड व्हाइटनेस होगा, मतलब कि वो जगह व्हाइटनेस वाली होगी, तो उसके अंदर जो व्हाइट माउथ्स है वो कम दिखेंगे, लेकिन उसके सामने जो डार्क माउथ्स है ये ज्यादा दिखेंगे। जब ये ज्यादा दिखेंगे तो इनके जो मतलब कि ऑपोजिट में होगा, जो इनको खाने वाले होंगे उनको ये नॉर्मली अच्छी तरह से मिल जाएगी और ये उनको खा जाएंगे। लेकिन वहीं यहाँ सामने देखे कि जब एरिया बैकग्राउंड डार्कनेस हो गया, मतलब कि जब इंडस्ट्रियलाइज हो गया तो धुआं आया वगैरह हुआ, और एरिया पूरा धीरे धीरे वो जगह की हम बात करें कि बैकग्राउंड जहां पे माउथ्स दिखते हैं, बराबर, उनकी बात करें तो वो जगह धीरे धीरे डार्क होने लगी। तो जो डार्क माउथ्स है वो कम दिखने लगे, लेकिन उसके सामने जो व्हाइट माउथ्स है वो ज्यादा दिखने लगे, बराबर। तो जो उनको खाने वाले हैं वो नॉर्मली उनको व्हाइट कलर के जो व्हाइट विंग्स वाले जो माउथ्स है वो फटाफट मिल जाते थे, बराबर। तो इस तरह से भी इवोल्यूशन के अंदर चेंजेस आते हैं, बराबर। देन इनके अंदर नॉर्मली हम बात करें तो ये इवोल्यूशन इनके अंदर क्या हुआ, तो नॉर्मली हम बात करें जो उस टाइम पे अपने आप को विंग्स के हिसाब से कलर चेंज कर पाए, अपनी विंग्स के हिसाब से कलर चेंज कर पाए, वो टिक पाए। जो अपनी विंग्स के कलर चेंज नहीं कर पाए वो नहीं टिक पाए। जिन्होंने व्हाइट में से ब्राउन कर लिया वो टिक पाए, जिन्होंने ब्राउन नहीं किया व्हाइट के व्हाइट रहे वो नहीं टिक पाए, बराबर। इसके अंदर हमारा आज का लास्ट टॉपिक है इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। अब ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन क्या है, तो इसको समझते हैं। नॉर्मली हम खेतों के अंदर हर्बिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, ये डालते हैं, बराबर। तो इसकी अलग अलग वेराइटीज डालते हैं, जो जब हम ये वेराइटीज अलग अलग टाइप की डालेंगे, बराबर, नॉर्मली खेतों के अंदर ये वेराइटीज जाएगी, तो क्या होगा कि नॉर्मली जो इंसेक्ट्स है या तो हम बात करें माइक्रोब्स है, वो इसके अगेंस्ट कुछ तो करेंगे,
बराबर। तो वो इसके अगेंस्ट क्या करेंगे कि कुछ अपना एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करेंगे। समझ में आ रहा है? मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू हम ये समझते हैं यही चीज को, कि समझो कि एक एक गांव था, गांव के बाहर एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर बहुत ज्यादा बंदर रहते थे। एक टोपी वाला एक दिन वहां से निकला और उसने रेस्ट करने के लिए वहां पे वो पेड़ के नीचे सोया, बाजू में अपनी टोपी की थैली रखी। अ, वो सो गया तो उसके बाद बंदर सारे नीचे आके वो टोपी ले गए। बराबर। ये जो टोपी वाला था उसके पास एक टोपी बची थी, तो उसने क्या किया कि अपनी टोपी फेंक दी। तो सारे बंदर ऊपर से अपनी टोपी फेंक दी, तो इसने सारी टोपियां समेटी और लेकर घर चला गया। यही बात उसने अपने बच्चे को बताई कि अभी कभी ऐसा हो कि इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आप यही करना कि नॉर्मली जो बंदर जो देखते हैं वो करते हैं। बराबर। फिर उसका बच्चा भी ये टोपी बेचने का धंधा करने लगा और एक दिन वो भी इसी तरह से एक पेड़ के नीचे जाके, वही पेड़ के नीचे जाके सोया और उस तरह से सारे बंदर उसकी टोपियां ले गए। बराबर। इसके पास भी एक टोपी बची थी, इसने क्या किया, वो टोपी फेंकी। तो एक बंदर नीचे उतरा और वो टोपी लेके चला गया। देन यहाँ पे उसके बाद वो बंदर बोला, जैसे आपको आपके पापा ने सिखाया ना, वैसे हमें भी हमारे पापा ने सिखाया है। इस पूरी बात का हम बात का जो बतंगड़ किया उसका लास्ट कंक्लूजन क्या निकलता है, उसका लास्ट कंक्लूजन यही है कि माइक्रोब्स को ये जो हम डालते हैं, हर्बिसाइड्स डालते हैं, पेस्टिसाइड्स डालते हैं, तो क्या होता है कि वो अपने अंदर, हाँ पहले वाले हैं वो तो उनका डेथ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उनके अंदर एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होंगे। और वो जो नए वाले हम मतलब कि इंसेक्ट्स या तो माइक्रोब्स प्रोड्यूस होंगे, वो इस तरह के एंटीबायोटिक्स हो गए, तो नॉर्मली वो इस तरह की हर्बिसाइड्स या तो पेस्टिसाइड्स को वो सामने अगेंस्ट कर पाएंगे। बराबर। तो इनके अंदर नॉर्मली बात करें कि ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, नई एंटीबायोटिक्स लाएंगे जो इनको मार सके। तो वो क्या करेंगे कि इस एंटीबायोटिक के हिसाब से अपने नए एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करेंगे। बराबर। तो इस तरह से, लेकिन ये चीज होती है कितने में, मंथ्स और ईयर्स के अंदर, मतलब कि सालों या सेंचुरी बीत जाए तो उसके बाद ये चीज हो सकती है, लेकिन होगी सही। तो इसी चीज को हम बोलेंगे इवोल्यूशन, जो अपने ही जैसे नए माइक्रोब्स प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन उनके अंदर जो चीज उनको अफेक्ट करती है उसके ही वो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करेंगे। बराबर। इसे बोला जाएगा एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। ओके। इसके बारे में ये चीज पूरी हम जो हमने पूरी बात की, ये पूरी की पूरी है एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। बराबर। ओके। देन नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके बारे में, इसकी एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में बात करेंगे। ओके। थैंक यू।